जय हिंद सभी प्यारे दोस्तों को। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। कैसे हैं आप सब? है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। और आप सभी को पता है कि चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। और अब चुनाव के परिणाम आने के बाद अब जो हमारी सरकारें हैं, अब ये सब आपके जो पेपर फंसे हुए हैं या जो नई वैकेंसियां आने वाली हैं, उन सब के लिए लगातार काम करने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं, चुनावी माहौल खत्म हो चुका है। तो अब सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने एग्जाम के लिए रातों दिन एक कर दीजिए, ठीक है। और आज हम लोग इतिहास का एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, मुगल वंश, उसके जो है बढ़िया सा अच्छे क्वेश्चनों का एक सेशन लेकर आए हुए हैं। और जिसमें आज हम लोगों ने भी मुगल में पढ़ा था, बाबर को पढ़ा था, बाबर के बाद हुमायूं को भी पढ़ लिया था। आज हुमायूं के बाद हम सभी लोग जो है अकबर को पढ़ने का काम करेंगे। तो जितने भी अकबर से क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएं, ठीक है। तो आज हम लोग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो अकबर का शासनकाल था, ठीक है, अकबर के विषय में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है अकबर का परिचय, ठीक है, इसे सभी लोग याद रखेंगे। हमको पढ़ना है अकबर का परिचय, फिर हमें पढ़ना है अकबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। जितने भी अकबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं, इनके विषय में हमें पढ़ना है, ठीक है। और इनके जो प्रमुख युद्ध है, उनमें सबसे जो प्रमुख है वो है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। और फिर एक है तिलवाड़ा का युद्ध 1560, या कुछ इतिहासकारों का मत है कि तिलवाड़ा का जो युद्ध है 1560 में हुआ है, और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 1561 में हुआ। तो इसे याद रखेंगे, तिलवाड़ा के युद्ध के विषय में हमें जानना है, क्यों कहते हैं इसके विषय में भी अभी जानेंगे, ठीक है। फिर आगे आपके सामने एक दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध। ये भी बहुत जरूरी और बहुत ही पूछे जाने वाला युद्ध है, और इसके विषय में हम लोग जानेंगे। फिर आगे हम लोग आते हैं अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, इसके विषय में हम लोगों को जानना है, ठीक है। और उसके बाद आता है अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, इनके विषय में हम सभी लोगों को जानना है। फिर आता है अकबर के द्वारा किए गए कार्य, यानी अकबर ने कौन कौन से कार्य किए थे, इनके विषय में हमें जानना है, ठीक है। फिर अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, और हम लोग जो शुरुआत करेंगे अकबर के परिचय से शुरुआत करेंगे, ठीक है। और यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अकबर के परिचय में दिया गया, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अब इसे याद रखेंगे सभी लोग, अकबर का जो जन्म है 1542 में हुआ था। कहां पर हुआ था आपसे पूछा जाए तो बताना है कि राणा वीर साल के महल में हुआ था, जो अमरकोट में पड़ता है। हमने आपको हुमायूं में ही बताया था। जो जो हुमायूं था, और हुमायूं ने हमीदा बानो से शादी की, और अपने बीवी को ये राजा जो थे यहाँ के वीर साल के महल में छोड़कर अमरकोट और ईरान के लिए निकल जाता है। और यहीं पर अकबर का जन्म होता है 1542 में। फिर जब हुमायूं जो होता है ईरान से लौटता है, तो अपने परिवार को लेकर फिर से भारत में एक एक छोटे छोटे टुकड़ों को जीतते हुए फिर सरहिंद का युद्ध जीतता है, और 1555 में दिल्ली पर फिर से पुनः कब्जा कर लेता है। तो इसे याद रखेंगे, अकबर का जन्म 1542 में कहां पर हुआ, तो राणा वीरसाल के महल में अमरकोट में हुआ था। इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे दिया गया है अकबर की माता का नाम। तो आप सभी को पता है अकबर की जो माता थे उनका नाम हुमायूं बानो हुआ करता, हमीदा बानो हुआ करता था। इन्हें सभी लोग याद रखना। पिता हुमायूं थे, ये तो आप सभी को पता ही है। आगे दिया गया बादशाह कब बना। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये है कि अकबर बादशाह कब बना। तो इसे आप सभी लोग याद रखेंगे, जो अकबर है यह 1526 में बादशाह बनता है। और अकबर का जो राज्याभिषेक होता है यह कालानौर में हुआ था पहली बार। इसे याद रखेंगे, अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कालानौर में हुआ था। यहाँ पर होने के इसके पीछे भी एक कहानी है। तो मैं बता दूं, जो हुमायूं थे अकबर के पिताजी थे, उनके जो सेनापति हुआ करते थे, सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हुआ करते थे, तो बैरम खां थे। ये भी कह सकते हैं कि बैरम खां की ही देन है, जिसकी वजह से हुमायूं को पुनः दोबारा से दिल्ली की गद्दी फिर से मिली 1555 में। ये हुमायूं की ही ताकत थी, क्योंकि युद्ध जो होते थे, जो वो बैरम खान ही लड़ा करता था, और बैरम खां के दम पर ही इन्होंने पुनः दिल्ली की गद्दी हासिल की थी हुमायूं ने। इसे याद रखेंगे। तो एक बार ये कालानौर अभियान पे जा रहे थे, जिनका नाम हुआ करता था बैरम खान। इसे याद रखेंगे, ये जो बैरम खान हुआ करते थे, एक बार ये कालानौर के अभियान पर जा रहे थे। तो यहीं पर हुमायूं ने जो है बैरम खान से कहा कि इस अभियान में आप अकबर को भी ले जाइए, क्योंकि वो युवराज है, और युवराज को ये पता होना चाहिए कि युद्ध कैसे होते हैं, युद्ध के नियम क्या होते हैं। क्योंकि युद्धों में खून खराबा बहुत ज्यादा होता है, नया बच्चा है, नया बालक है, और खून खराबे से डर भी लगा होगा।
पहली बार जब युद्ध देखा होगा तो डर जरूर लगा होगा, तो इसलिए उन्होंने भेजा कि इसे कम से कम युद्ध हमारे रहते हुए 2-4 युद्ध तो दिखाओ कैसे होते हैं, इसका डर तो दूर होगा, युद्ध की रणनीतियां क्या होती है, लोग कैसे तलवार चलाते हैं, क्या खौफ होता है वहां पे। तो ये सारी चीजें देखने के लिए तो बैरम खां अपने साथ पहली बार ले गया था कालानौर, इसे याद रखना। और ये कालानौर में ही ये लोग थे, तभी ये जो हुमायूं थे अकबर के पिताजी, ये जो हुमायूं थे, ये दिल्ली में दीन पनाह भवन में एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी, वहां पे ये पुस्तकें पढ़ने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से जो है उतर रहे थे, और सीढ़ियों से उतरते समय ये थोड़ा सा लड़खड़ा गए और वहां से गिर गए, और सीढ़ियों से गिरकर इनकी जान चली गई। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ लिया था, पिछली क्लास में ही। और तो याद रखेंगे कि हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई दीन पनाह भवन से गिरने की वजह से। तो ये संदेशा जब जाता है बैरम खान के पास, ये कालानौर में, तो बैरम खान को लगा कि दिल्ली की गद्दी पर कोई और ना बैठ जाए, इसलिए बैरम खान जो थे ये होशियारी दिखाते हुए कालानौर में तत्काल कुछ ही लोग वहां पे इनके मंत्री या कुछ सैनिकों के सामने ही तुरंत जो अकबर था, अकबर का राज्याभिषेक कर देते हैं कालानौर में। इस चीज को आप सभी लोग याद रखेंगे, और फिर से आएगा तो आगे फिर से दिल्ली सल्तनत में भी यहाँ पे भी इनका राज्याभिषेक करवाने का काम करेंगे। ठीक है, फिर इसे याद रखना, ये 1556 में कालानौर में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। तो अब जो मुगल बादशाह थे या अगले जो युवराज या कह सकते हो उत्तराधिकारी जो बने, वो अकबर बन गए। और फिर ये बैरम खान, ये जो बैरम खान था, ये बहुत ही होशियार और बहुत ही दिमागदार व्यक्ति हुआ करता था। बैरम खान, अब अकबर, अब 1542 में अकबर का जन्म हुआ और 1556 की बात है। ठीक है, यानी कि ये 14 साल के लगभग एज हुआ करती थी। अब आप समझ सकते हैं कि 14 वर्ष का बालक है, और इसके अंदर वो भी दिल्ली जैसी इतनी बड़ी गद्दी, दिल्ली जैसे क्षेत्र में शासन करना क्या इतना आसान था। लेकिन जो बैरम खान था उसने अकबर से कहा, सिर्फ आप गद्दी पर बैठने का काम करिए, बाकी की जिम्मेदारी हमारी है, बाकी काम करना हमारा काम है। तो आइए देखते हैं कैसे बैरम खान इनको राजा बनाता है और कैसे जो है आगे के जो राज्य का विस्तार करता है। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक युद्ध हुआ जो महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण हुआ है, ये हुआ है पानीपत का दूसरा युद्ध। आप सभी ने पढ़ा है कि पानीपत का जो पहला युद्ध है इब्राहिम लोदी और बाबर से हुआ था 1526 में, और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये 1556 में होता है, और एक तरफ से होते हैं हेमू। ठीक है, इसे याद रखेंगे, अकबर और हेमू के बीच होता है, इसे याद रखेंगे, अकबर और हेमू से। लेकिन इस युद्ध में जो अकबर थे वो सिर्फ नाम का थे, सिर्फ वो अपने हाथी पर बैठे हुए हैं। जो युद्ध की रणनीतियां थी, जो युद्ध की जो भी रणनीतियां थी या युद्ध लड़ने का जो काम है, वो बैरम खान कर रहे थे। तो इस युद्ध में सिर्फ ये था कि अकबर लड़ रहा है, बाकी लड़ने का जो मेन काम हुआ करता था वो बैरम खान कर रहे थे। तो एक तरफ जो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे बैरम खान, और दूसरी तरफ था हेमू। ठीक है, और इस युद्ध में हेमू की हार हो जाती है, बैरम खान ने इनको शिकस्त दे दिया। और जैसे ही हेमू को शिकस्त देते हैं तो अकबर का जो मनोबल होता है वो और बढ़ जाता है, और यह अकबर के जीवन का पिता के न होने के बाद पहला युद्ध था, और यहीं से अकबर का मनोबल बढ़ता है। और जो हुमायूं होते हैं इनके लगातार संरक्षक बने रहते हैं, सिर्फ गद्दी पर बैठने का काम अकबर कर रहे हैं, और जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं 1556 से 1560 तक, ये सारी की सारी लड़ाइयां जो है बैरम खान लड़ने का काम कर रहे हैं। ये बैरम खान ही है, इसे याद रखेंगे। अकबर बैरम खां को प्यार से खानी बाबा के नाम से भी पुकारता था, जब भी बुलाता था तो खानी बाबा के नाम से बुलाता था, ये सभी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसे देखिएगा। ये अभी तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर एक होता है तिलवाड़ा का युद्ध 1560 और 61 में, इसे याद रखेंगे। कुछ इतिहासकार इसे 1560 बताते हैं और कुछ लोग 1561। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट डेट है वो किसी को नहीं पता है। ये 60 या 61 जो है, ये थोड़ा सा दोनों डेटें मिल जाती है, कहीं पर 60 मिलती है और कहीं पर 61 मिलती है, इसे याद रखेंगे। लेकिन तिलवाड़ा के युद्ध से पहले कुछ चीजें हैं, उनको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तिलवाड़ा के युद्ध से पहले कुछ चीजें हैं, उनको हम लोग जानेंगे। इस युद्ध के बाद जो दिल्ली की कमान है वो तो अकबर के हाथों में आ जाती है, लेकिन जो अकबर का संरक्षक है वो बैरम खान है। यानी कि हर काम जो है, जैसे कि ये कह सकते हैं कि बैरम खान जो है पूरा 24 घंटे अपनी निगरानी में है, अकबर को रखता है, क्योंकि उसे पता था कि दिल्ली में भी अपने ही कुछ लोग हैं जो अकबर को गद्दी पर बैठना नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए वो 24 घंटे अपनी निगरानी में रखता है, अपने शासन में रखता है, अपने लोगों के बीच में रखता है, ताकि अकबर को कोई कुछ ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये आती है, अकबर की एक माँ होती है, सौतेली माँ होती है, जिन्हें महामंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसे सभी लोग याद रखेंगे। अकबर की जो सौतेली माँ होती है महामंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और महामंगा की एक पुत्री हुआ करती थी, इन्हें भी याद रखना, जीजी बानो। ठीक है, इन्हें भी याद रखेंगे, जीजी बानो हुआ करती थी।
तो अब एक तरफ इन्हें याद रखेंगे, एक तरफ बैरम खान है और एक तरफ है अकबर की सौतेली माँ जिनका नाम हुआ करता था महामंगा, इन्हें याद रखना। अब बैरम खां को लग रहा है कि अकबर हमारे हिसाब से चले, अकबर के ऊपर हमारा नियंत्रण रहे, और महामंगा को लगता है कि अकबर हमारे हिसाब से सर अकबर के ऊपर जो है हमारा नियंत्रण रहे। अब वो सौतेली माँ है और वो संरक्षक है, सेनापति हैं। तो अकबर अब गद्दी पर बैठते हैं और दोनों लोग अपनी अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करने का काम करते हैं, अपना अपना अस्तित्व दिखाने का काम करते हैं। तो यहां पर महामंगा का जो वर्चस्व था वो बैरम खां के वर्चस्व के आगे कम पड़ जाता था। तो कई बार यह बताया जाता है कि बैरम खां चाहते थे कि अकबर एक महान राजा बने, अकबर एक बहुत ही महान शासक बने, शक्तिशाली शासक बने, और महामंगा चाहती थी कि अकबर हमारे हिसाब से शासन करे और हमारा भी राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा हो। तो लेकिन बैरम खां के आगे महामंगा की नहीं चलती है। तो महामंगा ने इस समय अब नया लड़का है और महामंगा ने इनको ध्यान भटकाने के लिए जो है जीजी बानो का प्रयोग करती है और जीजी बानो से कहती है कि हर हाल में अकबर को अपनी ओर आकर्षित करिए और अकबर को जो है बैरम खां के चुंगल से बाहर लाने का काम करिए। तो ये बताया जाता है कि जब अकबर दरबार में बैठा होता है, ठीक है, अकबर में, तो यहाँ पे इन्होंने भटकाने का भी काम किया, लेकिन यहाँ पे बैरम खां का नियंत्रण होता है। बैरम खां लगातार रोकता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, आप उधर मत जाइए, आप एक राजा हो, राजा को ऐसे कामों में बिल्कुल रुचि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो महामंगा थी ये भी काफी होशियार महिला थी। अब यहाँ पर जो जीजी बानो है ये काफी अपना जो है प्रभाव डालती है अकबर के ऊपर, और यही जीजी बानो है जो अकबर और बैरम खां के बीच दरार डालने का भी काम करती है। धीरे धीरे समय बीतता है, जैसे अकबर दूसरे ट्रैक पर जाता है तुरंत बैरम खान उन्हें रोकने का प्रयास करता है। लेकिन अब अकबर को लग रहा है कि बैरम खान हमें हर बात पे क्यों रोक रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैरम खान खुद जो है गद्दी हासिल करना चाहते हो। ये धीरे धीरे दोनों लोगों के बीच दरार पड़ती है और यही दरार पड़ने की वजह से एक युद्ध होता है और जिस युद्ध का नाम होता है तिलवाड़ा का युद्ध। इसे याद रखेंगे, तिलवाड़ा का युद्ध इसी वजह से हुआ था। और तिलवाड़ा के युद्ध में अब बैरम खान को भी लगा जब सारी रणनीतियां हम बनाते हैं, युद्ध सारे हम लड़ते हैं और जितने भी प्लान होते हैं वो हमारे होते हैं, तो फिर शासक हमें बनना चाहिए, अकबर को क्यों। और ये सोच बैरम खां के भी दिमाग में आती है और यही कारण है कि एक युद्ध होता है तिलवाड़ा का युद्ध, और इसमें एक तरफ बैरम खान होते हैं और दूसरी तरफ अकबर होते हैं। और बैरम खान जो थे अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, लेकिन बैरम खां और अकबर की जब सेनाएं एक आमने सामने आई तो कुछ ही देर में अकबर ने बैरम खां को हरा दिया और बैरम खां की यहाँ पे हार हो जाती है। इसे सभी लोग याद रखेंगे। जो तिलवाड़ा का युद्ध हुआ है यहाँ पे अकबर की जीत होती है और बैरम खान की हार होती है। और यहीं पर जो इसी युद्ध के बाद बैरम खान की जो पत्नी थी, इसे याद रखेंगे, बैरम खान की जो पत्नी थी अकबर ने उनसे विवाह कर लिया। ये चीज आप सभी लोग याद रखेंगे, बैरम खान की जो पत्नी थी उनसे विवाह कर लिया। और एक व्यक्ति और थे जो अब्दुल रहीम खान खाना थे, ये जो थे ये बैरम खां के पुत्र ही हुआ करते थे। आप सभी को पता है ये एक विद्वान थे और ये बैरम खां के ही पुत्र हुआ करते थे जो अकबर के दरबार में नौरत्नों में भी शामिल थे। ठीक है, ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखेंगे। हाँ, और यही नहीं, जब ये तिलवाड़ा का युद्ध अकबर जीतते हैं तो बैरम खां के सामने 3 ऑप्शन रखते हैं और कहते हैं इनमें से एक ऑप्शन आप चुनिए, आपको एक ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा। और उसमें जो बैरम खान होते हैं ये हज यात्रा के लिए, यानी जो मक्का मदीना ये लोग जाते हैं, मक्का मदीना जाने के लिए चुनते हैं। और रास्ते में जब मक्का मदीना जा रहे थे बैरम खां, तभी अकबर जो अपने लोगों को भेजकर वहीं पे बैरम खां की हत्या करवाने का काम भी करता है। ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अब जो दिल्ली की गद्दी पर सर्वे सर्वा है वो अकबर है। अब अकबर अपने हिसाब से शासन करेगा और हम लोग देखते हैं कि वो कैसे शासन करेगा। आगे एक आता है अकबर के काल में पर्दा शासन, इसे सभी लोग याद रखेंगे। जो अकबर के शासन के समय शासन करते हैं 1560 से 1562 के बीच, ये 2 साल का समय होता है। ये 2 साल का जो समय था 60 से 62 के बीच में। अब बैरम खान भी नहीं है, ये कह सकते हैं जो बैरम खां था वो पूरा का पूरा महामंगा और जीजी बानो के हिसाब से चल रहा था। तो जो पर्दा प्रथा थी, इस्लाम धर्म में जो पर्दा प्रथा चलती है, ये महामंगा के द्वारा ही स्टार्ट कराई गई थी। इसे सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये पूरा जो प्रभाव था 2 साल, ये महामंगा और जीजी बानो का था। इसीलिए इन वर्षों को पर्दा शासन भी कहा जाता है। इन 2 वर्षों को क्या कहा जाता है, पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप सभी लोग याद रखेंगे। बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है अकबर के साम्राज्य विस्तार। अब अकबर के साम्राज्य विस्तार की नीति को समझेंगे हम लोग, ठीक है। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करता है। इसमें सबसे पहले जो अकबर था, ये इसे याद रखेंगे, अकबर जो था ये दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में शासन कर रहा था। लेकिन
अब अकबर को साम्राज्य विस्तार करना है तो सबसे पहले इसे ये जितने क्षेत्र दिए गए ये क्षेत्र चाहिए थे, जिसमें सबसे पहला क्षेत्र कौन था? राजस्थान का क्षेत्र हुआ करता था। अकबर को ये चाहिए। अब अकबर की नजर गुजरात पर भी गई कि हमें गुजरात भी चाहिए, क्योंकि उसे अपने साम्राज्य को बढ़ाना था, ठीक है। और इसे मध्य प्रदेश भी चाहिए, वारंगल भी चाहिए। वारंगल याद रखेंगे, वारंगल जो है ये तेलंगाना के क्षेत्र में पड़ता है, इसे ये भी चाहिए। और अकबर के पास जो है अभी क्या था? सिर्फ आगरा और दिल्ली, इसी क्षेत्र पे शासन कर रहे थे, अपने पिता के और दादाजी के बनाई हुई साम्राज्य में शासन कर रहे थे। लेकिन अकबर अब जो है एक एक पे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वारंगल और कश्मीर, ये सभी क्षेत्रों को जीतने का काम करेगा। और इसकी जो युद्ध नीति थी, राज्य विस्तार की नीति थी, उसे समझिएगा। राज्य विस्तार की जो नीति थी, ये 3 नीतियों का प्रयोग करता था। इसमें सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर लो, ठीक है। जिस राज्य पे आक्रमण करता था सबसे पहले एक प्रस्ताव भेजता था, और उस प्रस्ताव में होता था कि आप हमारे अधीन हो जाओ, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। अधीनता को यह कह सकते हैं कि सिर्फ नाम के शासन जो है राजा बचोगे, बाकी जो शासन व्यवस्था होगी वो हमारे हिसाब से चलेगी। तो इसे ही कहा जाता था अधीनता स्वीकार करना। दूसरा जो इसकी नीति थी, समझौता। और समझौते में ये एक ही काम करता था, विवाह करने का काम करता था। जिस राजा से समझौता करता था, उसकी पुत्री या बहन या उसकी पत्नी, उससे फिर शादी भी कर लेता था। ये भी इसकी नीति का हिस्सा हुआ करता था। तीसरी जो इसकी नीति थी वो युद्ध। या फिर आप अधीनता स्वीकार कर लो, चाहे समझौता कर लो, समझौता के तहत शादी विवाह संबंध स्थापित कर लो, या फिर ये दोनों काम नहीं करते थे तो ये फिर तीसरा ऑप्शन देता कि फिर आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ये तीसरा ऑप्शन युद्ध का हुआ करता था। तो राज्य विस्तार में इसने तीन नीतियों का प्रयोग किया। तीनों नीतियों को नोट कर लेंगे। अधीनता स्वीकार करना, समझौता करना या फिर युद्ध करना। सबसे पहला जो प्रस्ताव होता था अधीनता का, और दूसरा जो होता था समझौता का, और तीसरा जो विकल्प था वो युद्ध। आ जाओ युद्ध के मैदान में। ये अकबर की युद्ध नीति हुआ करती थी, राज्य विस्तार की नीति हुआ करती थी। आइए आगे देखते हैं। आगे फिर दिया गया अकबर के अभियान। इनको आप सभी लोग पढ़ेंगे, अकबर के अभियानों को। ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान थे। सबसे पहला जो इसका अभियान होता है मालवा अभियान, ठीक है। मालवा याद रखेंगे, ये 1561 में ये अभियान हुआ था। इसे याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि मालवा का अभियान कब हुआ था, तो 1561 में हुआ था। और यहाँ के जो राजा थे इन्हें याद रखेंगे, राजा बाज बहादुर करके इनका नाम मिलता है, ठीक है। जो राजा बाज बहादुर थे यहाँ के शासक हुआ करते थे। और इस युद्ध में, मालवा के युद्ध में बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है। इसे सभी लोग याद रखेंगे, ये काफी खूंखार शासक था। तो जो बाज बहादुर होते हैं, इनकी मालवा के युद्ध में मृत्यु हो जाती है 1561 में। और इनकी जो रानी थी, इन्हें याद रखेंगे, रानी रूपमती। रानी रूपमती का नाम आप सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री जी के, यानी जो हमारे तत्कालीन अभी प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उनके मुंह से आप सभी लोगों ने सुना होगा। वो कई बार कहे हैं कि आप इनका नाम लेते हैं कि क्या आप रानी रूपमती के जो स्वाभिमान को भूल गए, अपमान को भूल गए, क्या आप रानी दुर्गावती के अपमान को भूल गए? तो ये वही लोग हैं, इन्हीं के नाम लिया करते हैं। आज इन्हीं के विषय में आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो जो बाज बहादुर थे, इनकी जो पत्नी थी, इनका नाम रूपमती हुआ करता था। जब बाज बहादुर की युद्ध क्षेत्र में, यानी रण क्षेत्र में मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो महारानी रूपमती है, उन्होंने डर के मारे आत्महत्या कर ली। इसके कई कारण थे, क्योंकि जब ये मुगल बादशाह जो होते थे, ये भी जैसे अकबर को महान कहा गया, कुछ चीजों में इसने अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन इसने कई बहुत खराब काम भी किए हैं। तो हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे, अच्छाइयां और बुराइयां इसकी दोनों पढ़ेंगे। तो जो ये रूपमती हुआ करती थी, ये जब आक्रमण करते थे मुगल लोग, ये जब आक्रमण करते थे, उसके बाद इनके यहाँ जो जिस राज्य में आक्रमण करते थे, वहां पे राजा की जो रानियां होती थी या पुत्रियां होती थी, या ये भी कह सकते कि जो हारे हुए साम्राज्य में जो सैनिक होते थे, उनके घर में जितनी महिलाएं होती थी, उनको ये लोग बंदी बनाकर लेकर चले जाते थे। और अकबर के यहाँ एक हरम हुआ करता था, उसी हरम में रखते थे। और उनको ये कह सकते थे कि ये लोग वहां पे इनसे डांस वांस करवाने का भी काम करते थे, और बहुत सारी चीजें भी हुआ करती थी। तो इसी डर की वजह से रूपमती ने जो है आत्महत्या कर ली और अपनी जान दे दी। ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक युद्ध पूछा जाता है गढ़कटगा अभियान। इसे सभी लोग याद रखेंगे। ये 1562 से 63 पे हुआ था। ये जबलपुर क्षेत्र के आसपास पड़ता है, ठीक है, जबलपुर क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पे जो शासन कर रही थी वो एक विधवा महारानी थी, जिनका नाम हुआ करता था दुर्गावती। ये सभी लोग याद रखेंगे। जो यहाँ पे जो शासन कर रही थी वो विधवा रानी दुर्गावती का शासन चल रहा था। जो दुर्गावती थी, इनके पति जी का नाम था दलपत शाह, ये एक्सपायर हो चुके थे, तो शासन दुर्गावती स्वयं अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। और ये जो रानी की सेना होती है, इस युद्ध में रानी की सेना हार जाती है। और रानी की सेना जब हार जाती, तो रानी को डर था कि हमें भी ले जाकर कहीं हरम में ना बंद कर दिया जाए। इस वजह से रानी ने छुरा भोग कर आत्महत्या कर ली।
तो याद रखेंगे। अभी हम लोगों ने रूपमती को पढ़ा, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली, जो बाज बहादुर की पत्नी थी। फिर जो यहाँ की रानी है, ठीक है, दुर्गावती, इन्होंने भी छुरा भोग कर आत्महत्या कर ली। अब जानेंगे आगे। आगे इसके दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का अधिनियम, राजस्थान का जो अभियान था, इसे सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। और राजस्थान का जो अभियान इनका शुरू हुआ था, इनमें जो सबसे पहला अभियान था वो था जो भारमल थे, यानी कछवाहा राजपूत, इधर इन्होंने अपना जो है अभियान शुरू किया। और राजस्थान में भी जब अभियान शुरू किया था तो उनकी जो महत्वपूर्ण शर्तें होती थी, इन्हें याद रखेंगे, अकबर की महत्वपूर्ण शर्तें। पहली शर्त थी अधीनता स्वीकार करना, ठीक है, कि राज्य में जैसे आक्रमण करता तो राजा स्वयं और दोनों हाथ जोड़कर स्वीकार करे, अधीनता स्वीकार कर ले कि बादशाह हम आपके अधीन है, आप इतना हमारे ऊपर कहर क्यों कर रहे हैं। लेकिन राजपूत ऐसा कहां करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा इसकी जो शर्त होती थी समझौता यानी संधि करना, या फिर तीसरा इसके पास ऑप्शन होता या तो अधीनता स्वीकार करो या समझौता करो, नहीं तो फिर युद्ध के मैदान में आ जाओ। तीसरा ऑप्शन था युद्ध करना। तो जैसे ये कछवाहा राजपूत जो थे राजस्थान में जाता है, और ये जहां के राजा हुआ करते थे भारमल, भारमल जैसे देखते हैं अकबर कितनी बड़ी सेना है, और अकबर तुरंत, अकबर जो ये भारमल हुआ करते थे, ये अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करने का काम करते हैं। तो इसे याद रखना, सबसे पहला राजपूत कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो वह भारमल हुआ करता था। और भारमल की ही पुत्री का नाम हुआ करता था जोधा, और यही जोधा है जिसे जिसे सबसे ज्यादा अकबर मानता था, ठीक है, इसे याद रखना। और जोधा से शादी करने का भी काम अकबर ने किया था। और आप सभी लोगों ने सीरियल वगैरह भी देखे होंगे। और एक चीज याद रखेंगे, 1570 तक, जो 1570 तक लगभग सभी राज्यों ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। परंतु जहां पे किंतु परंतु लग जाए वहां पे याद रखेंगे, लेकिन जो एक राज हुआ करता था राजस्थान में, मेवाड़ का क्षेत्र, और जहां के मेवाड़ का जो क्षेत्र था, मेवाड़ ने कभी भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। मरना स्वीकार किया मेवाड़ के शासकों ने, हारना स्वीकार किया, लेकिन कभी स्वाधीनता स्वीकार करना नहीं, यानी उन्होंने कभी इस चीजों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा हम जब तक रहेंगे शान से जिएंगे तो शान से, मरेंगे शान से, लेकिन हम मुगलों की जो है अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। यह था मेवाड़। इसीलिए मेवाड़ का जो इतिहास है ना, वो अपने आप में से जो है बहुत हमें गर्व महसूस कराता है हम भारतीयों को, कि इतिहास हो तो मेवाड़ के जैसा। आइए जानते हैं मेवाड़ के विषय में हम सभी लोग। जो मेवाड़ राज्य था उसने अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। और मेवाड़ के जो शासक होते हैं, ठीक है, जो मेवाड़ के शासक होते हैं, इनसे हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अधीनता न स्वीकार करने के सबसे बड़ा जो परिणाम था वो हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में हुआ। इसके विषय में हम लोग जानेंगे। इतिहास का एक ऐसा रोचक युद्ध है ना, जिसके विषय में जानने की हर किसी को ललक होती है, हमेशा इसकी पढ़ने की ललक होती है, लेकिन इसको हम लोग बाद में जानेंगे। इससे पहले कुछ युद्ध है उनके विषय में हम सभी लोग जानते हैं, फिर बाद में इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसके विषय में। एक युद्ध होता है अकबर का गुजरात अभियान 1572 में। अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात के अहमदाबाद, सूरत के क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और पहली बार गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने समुद्र को देखा था। यह पूछा जाता है कि किस अभियान के दौरान पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा, तो याद रखना गुजरात अभियान के दौरान।